नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको दोबारा वेलकम करता हूं। अपना पहला सवाल लेते हैं इस हिस्से का। जी हेलो। हेलो जनाब। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। जी, मुझे आपसे ये सवाल करना था कि मुझे लॉन्ग टाइम रेजिडेंसी पे इंडेफिनेटली मिला था 14 साल बाद। पहले ठीक मैं है। लीगल था, हाँ तो अभी अक्टूबर में मेरे 5 साल पूरे होंगे हाँ। वीजे पे। तो अभी फिर मैं जब अब नेशनल की अप्लाई करूंगा तो फिर वो बोलते कि 10 साल का रिकॉर्ड चेक करते हैं, और 10 साल में फिर पिछले 5 साल तो फिर मैं लीगल था, तो उसमें क्या होगा मेरा? और कोई सवाल आपका? नहीं, बस यही है अभी बस तक। यही। ओके। आपका सवाल इंटरेस्टिंग इसलिए है कि अगेन बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा हो जाएगा जवाब सुन के। 14 साल की बेस पे जब एप्लीकेशन की जाती थी, उसका जी मतलब ये था कि जी आपके अगले पिछले तमाम गुनाह माफ। आप इलीगल रहे, जैसे भी रहे, छुप कर रहे, पत्थर के नीचे रहे, ट्रक के नीचे रहे, काम करते रहे, जो कुछ भी करते रहे, आपका 14 जी साल का अगर रिकॉर्ड उनको मिल गया तो उसकी बेस पे आपको इंडेफिनिट लीव दे दी जाती थी। और उसके बाद आमतौर पे जब मैं प्रैक्टिस ये 14 साल वाली एप्लीकेशंस को करता होता था प्रैक्टिस के अंदर उनकी नेशनलिटी के लिए, तो आमतौर पे उनको नेशनलिटी भी मिल जाती थी 1 साल की इंडेफिनिट लीव गुजरने के बाद नेशनलिटी भी मिल जाती थी। अब क्या चीज़ हो रही है? अब उसके बाद जो दूसरी चीज़ शुरू हुई, फिर उन्होंने ये करना शुरू किया कि नहीं जी, आपके जो पिछले 5 साल हैं वो लीगल होने चाहिए। कानून तो हमेशा से वही था, तो उसको फिर उन्होंने फॉलो करना शुरू किया। फिर ये हुआ कि जी आपको इंडेफिनिट लीव मिली, आपने अब 5 साल गुजारे उस इंडेफिनिट लीव के ऊपर। अब तो आपके पिछले 5 साल लीगल हो गए भाई। लेकिन अब पिछले साल दिसंबर में क्या हुआ? दिसंबर 2014 में उन्होंने ये चेंजेस लेकर आए वो, और इन चेंजेस के अंदर ये कहा गया कि अब आपके पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखा जाएगा, एंड इफ यू हैव बीन इन एनी ब्रीच ऑफ एनीथिंग इन द लास्ट 10 ईयर्स, यानी पिछले 10 साल के अंदर आपने कोई भी ऐसा काम किया जो कि कानूनी तौर पे सही नहीं था, इमिग्रेशन रूल्स के मुताबिक सही नहीं था, तो आपको नेशनलिटी वो रिफ्यूज कर देंगे। अब क्या हो रहा है? अब वो 14 ईयर्स वाली एप्लीकेशन जिसकी बेस पे आपको इंडेफिनिट लीव मिली, 5 साल आपने उसके ऊपर और गुजार लिए, आपकी इंडेफिनिट लीव मिले हुए भी अब आपके 5 साल हो गए, आपके पिछले 5 साल लीगल गुजरे हैं। आप उसकी एक रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं जो नेशनलिटी के लिए है, यानी नेचुरलाइजेशन के लिए। अब एक और रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि आपके पिछले तमाम 10 साल के अंदर कोई भी ब्रीच नहीं होनी चाहिए। अब उससे पहले 5 साल तो आप लीगल थे क्योंकि आपके पास स्टेटस नहीं था। अगर आप अभी अप्लाई करते हैं, मुझे जो चांसेस नजर आते हैं ज्यादा वो इसी चीज के हैं कि आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर दिया जाएगा, नेशनलाइजेशन की एप्लीकेशन को, ये कह के कि आपके पिछले 5 साल तो लीगल हैं, लेकिन उससे पिछले 5 साल यू रिमेन्ड इन द यूके इन ब्रीच ऑफ इमिग्रेशन रूल्स। इस बेस पे मुझे लगता है कि आपको रिफ्यूज कर दिया जाएगा। इस पे मैं हमेशा ये कहता हूँ लोगों को कि जी आप इसको अभी भी चैलेंज करें, बिकॉज लास्ट मैंने इसको पढ़ा था, मुझे गाइडेंस के अंदर नजर आया था ये सब कुछ। अगर हम इसको पेनकिनर तौर पे आर्ग्यूमेंट के अंदर लेके चलते हैं तो इसमें कोई ना कोई चैलेंज भी बन सकता है। व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो चांस लेके देख लीजिए, एप्लीकेशन कर लीजिए। अगर आपको वो रिफ्यूज कर देते हैं तो आपकी फीस जाती है, लेकिन अगर एक्सेप्ट हो गया तो आपका काम हो जाएगा। और अगर रिफ्यूज करते हैं तब भी आपको क्लियरली वो बताएंगे कि जी किस बात पे रिफ्यूज कर रहे हैं। फिर आप देखिएगा किसी वकील के साथ मशवरा करके कि उसमें आपका कोई चांस बनता है उसको चैलेंज करने का कि नहीं। अगर आप समझते हैं कि चांस बनता है तो उसको जरूर चैलेंज कीजिएगा, बिकॉज फिर आप जुडिशियल रिव्यू में जा सकते हैं उसको चैलेंज करके, और आप उसको पॉइंट को जीत भी सकते हैं। लेकिन मैं जो अभी एक्सपेक्ट करूंगा वो यही है कि अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको इस बात पर रिफ्यूज कर देंगे। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक जी। अगला सवाल लेते जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। बुखारी भाई, मेरे ना 2 सवाल हैं आपसे। बताएं। एक तो ये कि मेरे पास रेफ्यूजी लीव टू रिमेन है, एंड ऑफ दिस ईयर मैंने इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करना है। ठीक। तो मुझे ये पूछना है कि मुझे पासपोर्ट जब अप्लाई करना होगा तो मुझे लाइफ इन द यूके करना पड़ेगा? ओके, अच्छा जी। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब मैं इंडेफिनेट अप्लाई करूंगी तो मैं उसके फौरन बाद पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकती हूँ, या मुझे 1 साल वेट करना पड़ेगा? ओके जी। और कोई चीज? नहीं बुखारी भाई, बस थैंक ओके, यू। चलें ठीक है जी, मैं बताता हूँ। थैंक पहले यू। सवाल का आपका जवाब है कि जी आपको पासपोर्ट के लिए जब आपने अप्लाई करना है, यानी आप नेचुरलाइजेशन के लिए जब अप्लाई करेंगे तो आपको लाइफ इन द यूके टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप रेफ्यूजी स्टेटस से जा रही हैं आईएलआर के ऊपर तो वहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट का या लाइफ इन द यूके टेस्ट का। लेकिन जब आपने आगे से पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है उसके लिए आपको करना पड़ेगा। उसका मैं आपको रीज़न समझा देता हूँ।
जब आपको रेफ्यूजी स्टेटस दिया जाता है तो अगर आप इंडेफिनिट लीव की तरफ चल रहे हैं तो उसको सेटलमेंट कहते हैं, ठीक है। जब आप इंडेफिनिट लीव की तरफ जा रहे हैं और आप इंग्लिश नहीं बोलते लेकिन क्योंकि आप रेफ्यूजी हैं तो ये समझा जाता है कि जी आपको सेटलमेंट हासिल करने के लिए चाहे आप इंग्लिश नहीं बोलते फिर भी कोई ना कोई एग्जेम्पशन देनी चाहिए, तो उसकी बेसिस पे आपको कह दिया जाता है कि अच्छा चलें ठीक है, सेट प्रोटेक्शन रूट जब आप जाते हैं तो उसके अंदर आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन जब आप ब्रिटिश नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपकी चॉइस है। सेटलमेंट तो आपको हासिल करनी थी, नेशनैलिटी हासिल करना आपकी चॉइस है। हो सकता है आप कभी ना अप्लाई करना चाहें नेशनैलिटी, आप इंडेफिनिट लीव पे ही चलते रहें, आपके ऊपर आप एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगी इमिग्रेशन कंट्रोल से। अगर आपके पास इंडेफिनिट लीव होती है आप बेसिकली इमिग्रेशन कंट्रोल में अब उसके अंदर नहीं आएंगी। सो अब जो बात आती है नेशनैलिटी वाली नेशनलाइजेशन के लिए, वो आपकी चॉइस है। अगर आपने वो अप्लाई करनी तो उसके लिए आपको लाइफ इन द यूके टेस्ट जरूर सबमिट कराना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपना वो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट भी करना पड़ेगा। दूसरा सवाल आपका कि जी आप जब ILR के लिए अप्लाई करती हैं, आपके पास अभी रेफ्यूजी स्टेटस है, 5 साल की लीव आपको मिली हुई है, जब आप अप्लाई करती हैं अपनी ILR के लिए और आपकी ILR हो जाती है, उसका आपको 1 साल फिर इंतजार करना पड़ेगा अपने नेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई करने के लिए, बिकॉज एज ए रेफ्यूजी आपके लिए कोई ऐसी वो फास्ट ट्रैक सिस्टम नहीं है कि आप नेशनलाइजेशन तक पहुंच सकें। वो सिर्फ और सिर्फ स्पाउस वीज़ा के लिए होता है जहाँ पे उनको स्टेटस दिया जाता है और जहाँ उनको इंडेफिनिटली मिलती है स्पाउस की बेस पे, और वहाँ पे वो फॉरन इंडेफिनिट लीव के 1 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं। आप 1 साल से भी पहले अप्लाई कर सकते हैं, सॉरी 5 इयर्स का जब उन्होंने करना हो तो 1 साल का वेट करना होता है। जब स्पाउस की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो जिस दिन इंडेफिनिटली मिलती है उससे अगले दिन अप्लाई कर सकते हैं इफ दे हैव स्पेंट 3 इयर्स इन द यूके लीगली। सो वो चीज़ आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। ऑलराइट जी, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। सर, सवाल पूछना है कि लॉन्ग रेजिडेंस स्टूडेंट आया था, लॉन्ग रेजिडेंस की बेस पे ILR मिला था, जी। 2 साल से ज्यादा हो गया है। हाँ, तो सवाल मेरा ये है कि मैंने जो इंग्लिश टेस्ट किया था वो मैंने आज फोन करके पूछा, वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ 4 तारीख को एक्सपायर होगा आपका इंग्लिश टेस्ट। ठीक। तो अगर मैं वही अभी अप्लाई कर दूं उससे पहले तो कोई मसला तो नहीं होगा वो इंग्लिश टेस्ट पे, या फिर 4 तारीख के बाद नया टेस्ट दूं, नया सर्टिफिकेट लेके फिर अप्लाई करूं? अच्छा चलें मैं बताता हूँ। दूसरा इसकी फीस भी बताइएगा, नेचुरलाइजेशन की फीस कितनी है? नेचुरलाइजेशन की फीस है जी 983 पाउंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप चेक कर लीजिएगा क्योंकि ये चेंज होती रहती है, मैं तो अब गवारा भी नहीं करता इनको याद रखने के लिए, क्योंकि एप्लीकेशन की फ़ीस हर 6 महीने बाद, साल बाद अगर चेंज हो रही है तो उसको याद रखने की कोई सेंस नहीं बनती। पर एनीवे, दूसरा सवाल जो आपने बताया, जो आपका सवाल है कि जी आपने लॉन्ग रेजिडेंस की बेस पे अप्लाई किया, ILR आपको मिल चुकी है, अब आपने अप्लाई करना है नेचुरलाइजेशन के लिए, और आपको ये है कि जी 4 तारीख से वो टेस्ट दूसरा कर देंगे तो आपका एक्सपायर हो जाएगा। तो आप अगर उससे पहले अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? आप ये याद रखें 4 तारीख को टेस्ट एक्सपायर हो रहा है, अगर आपकी वैलिड एप्लीकेशन 2 तारीख को डाल दी जाती है तो आपका जो टेस्ट उस वक्त वैलिड है वो टेस्ट आपका चलेगा, फॉर द सिंपल रीजन कि जो रिक्वायरमेंट्स आप पूरी कर रहे हैं ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन वो रिक्वायरमेंट्स ही रहती हैं। वो ये नहीं होगा कि जी आपकी एप्लीकेशन चली गई, अब वो चल रही है, उसका इंतजार कर रहे हैं आप, जब भी उसका फैसला होना है और वो आपको रिफ्यूज़ कर देंगे जी अब तो 4 तारीख गुजर गई है तो अब हम आपको उसके ऊपर रिफ्यूज़ करें। ऐसा नहीं होता। आपने अगर वो जब से कानून चेंज हो रहा है, जब से वो नई रिक्वायरमेंट आ रही है, अगर उससे पहले आपने उस रिक्वायरमेंट को पुरानी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने एप्लीकेशन कर दी तो आपका काम हो जाएगा, वहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है सर, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। सबसे पहले तो ये कि आपका प्रोग्राम बहुत इन्फॉर्मेटिव होता है, थैंक यू सो मच यूनिस पे आने का। बहुत शुक्रिया। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मैं पेरेंट्स को स्पॉन्सर करना चाह रही हूँ एज ए विजिटर, लेकिन ये कि मैं फुल टाइम केयर हूँ अपने बेटे की, और मेरे हस्बैंड जो काम ऑब्वियसली वो भी कर रहे हैं, 30 आवर्स पर वीक कर रहे हैं, तो क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ उनके स्पॉन्सर के लिए? क्योंकि ये सुना है कि केयरर जो हैं उनको थोड़ी सी एग्जम्पशंस होती है इन केस ऑफ लाइक मेंटेनेंस एंड अकोमोडेशन, सम सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। अच्छा जी, बस यही सवाल है आपका? जी जी जी। चलें मैं बताता हूँ। मेरे हस्बैंड जो है वो 15,000 से ऊपर नहीं, नीचे ही अभी अर्न कर रहे हैं, तो इसलिए ऑब्वियसली लूप होल है इनकम में, इस वजह से पूछ रही हूँ। मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाती। चलिए कोई बात नहीं, अब आप गौर से सुनिएगा। आपने किया क्या? आपने एक हांडी ये खोली, एक हांडी ये खोली और एक ये खोली। एक ये है आपकी विजिटर्स वाली हांडी, ये दूसरी हांडी आपकी स्पाउस वीज़ा वाली, ये तीसरी हांडी है आपकी स्पॉन्सर्स वाली। आपने क्या किया? तीनों को मिला के एक बड़ी देचकी में डाल के खिचड़ी बना दी उसकी। अब वो किस तरह से? वो इस तरह से कि आप जिन चीज़ों को लेके चल रहे हैं, अब केयरर्स क्या जो होता है, जो उनको एग्जेम्पशंस मिलती हैं वो तब मिलती हैं एक्सक्यूज मी, अगर आपको केयरर्स अलाउंस मिल रहा है
और आप जब अप्लाई कर रहे हैं जो आपके अपने स्पाउस को स्पॉन्सर करने के लिए होता है, यानी जब आप स्पाउस वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अब फॉर एग्जांपल आपने अप्लाई करना होता अपने हस्बैंड को यहां स्पॉन्सर करने के लिए, तो आप कहते हैं कि जी मैं फुल टाइम केयरर हूं, मुझे केयरर्स अलाउंस मिलता है, इसलिए मेरे ऊपर 18,600 की जो इनकम की रिक्वायरमेंट है वो लागू नहीं होती। सो वो आपके लिए बात ही बिल्कुल डिफरेंट होती। आपने बताया कि आप अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर करना चाहते हैं एज विजिटर्स, उसमें तो कोई मसला नहीं है। आप कैरियर्स के तौर पे काम कर रही हैं, आप कैरियर के तौर पे काम कर रही हैं, खुद आपके हस्बैंड की 15,000 इनकम है, उसमें भी आपने कहा जी एक लूप होल है, वो हस्बैंड की इनकम में, वो लूप होल नहीं है जी, वो एक गैप है। गैप में और लूप होल में बड़ा फर्क है, प्लीज दोनों को कंफ्यूज नहीं करना आपने। वो गैप है, और वो गैप भी किसके लिए? अगर वो किसी को स्पाउस वीजा के लिए अप्लाई कर रहा है, सो वो तो नहीं करा रहे, आप तो उनके साथ हैं यहां मौजूद। सो सिंपल बात ये है, आपने और किसी चीज को नहीं देखना, आपके पेरेंट्स हैं, आपने उनको अप्लाई करना है विजिटर्स के तौर पे यहाँ लेकर आने के लिए। वो वहाँ से अपनी कंट्री में पहले पूरी अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे कि वो वहाँ पे कैसे रहते हैं, क्या काम करते हैं, कोई उनकी सोर्स ऑफ इनकम है, उनकी हेल्थ कैसी है, वो किस घर में रहते हैं, अपना घर है कि नहीं है, अपना खर्चा कैसे पूरा करते हैं, उनके साथ उनकी टाइज क्या है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, कोई उनके ऊपर और डिपेंडेंट है वहाँ पर, ये सारी चीज़ें देखते हुए उन्होंने अपनी एप्लीकेशन करनी है। वहाँ से आपने यहाँ से क्या भेजना है? एक अपना स्पॉन्सरशिप डिक्लेरेशन, जिसमें आपने बताना है कि जी मैं उनको यहाँ पे बुलाना चाहती हूँ, ये एक तरह से मेरा इनविटेशन है, वो यहाँ पर आएंगे, मेरे पास रहेंगे, मेरे पास एक घर है, इसमें इतनी जगह है, इतने लोग रहते हैं, इतने कमरे खाली हैं, ये मेरा एक रिपोर्ट है जो सर्वे रिपोर्ट है ओवर क्राउडिंग के ऊपर, जिससे पता चलता है कि ये लोग यहाँ पर आके रह सकते हैं, तो प्रॉपर्टी हमारी ओवर क्राउडेड नहीं होगी। लैंडलॉर्ड की तरफ से ये मैंने लेटर लगा दी कि लैंडलॉर्ड को भी कोई तकलीफ नहीं है, या अगर मेरी अपनी प्रॉपर्टी है तो मैंने अपना डिक्लेरेशन साथ लगा दिया, जिसके अंदर मैंने सब कुछ बता दिया। वो आएंगे यहाँ पे, कितनी देर रुकेंगे, ये उसका टाइम पीरियड है, सारा खर्चा पानी मैंने उठाना है, उनका टिकटें अपनी खुद खर्चेंगे, उनकी ये बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, यहाँ से पैसे हैं, ये सारे का सारा कुछ आपने करके आपकी एप्लीकेशन हो जाती। अब अगर आपने मेरी बात इसको रिकॉर्ड कर लिया और आपने इसको रिवाइंड किया और रिवाइंड करके दोबारा सुना, 2-3 दफा सुना, तो आप समझ लें कि विजिटर कानून के ऊपर सारे का सारा मैंने निचोड़ आपको 1 मिनट में पेश कर दी। ठीक है, सो अब आप इसको समझ दीजिएगा और उसके मुताबिक फिर आप आगे से विजिटर्स की एप्लीकेशन कर सकती हैं। ये जो बाकी सारी चीज़ों में आप जा रही थी, 18,600 तो ये तो वो 15,000 की इनकम है, शॉर्टफॉल है, माय गॉड, आपको उसमें जाने की जरूरत नहीं है। और है जी, बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अली भाई। जनाब वालेकुम सलाम। अली भाई, 2009 में मैंने स्पाउस वीजा के लिए अप्लाई किया था, तो मैंने डिस्क्रिप्शन लीव दी थी, इसको 2012 को भी डिस्क्रिप्शन लीव मिल गई। अब मैंने तो मेरा सवाल ये है कि ना, मुझे अब 3 साल से पिछले सारे डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे, 6 साल के दिखाने पड़ेंगे? ओके, मुझे आपकी आवाज़ बीच में कट रही थी बार बार। जो मुझे चीज़ समझ आई है, 2009 में आपने स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, वो रिफ्यूज़ हुआ और आपको डिस्क्रेशन लीव मिली 3 साल की। अब वो डिस्क्रेशन लीव आपकी चल रही है, अब आपकी एक्सटेंशन का टाइम जब आ रहा है, तो आपको ये फिक्र, जब आपने इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करना है, तो आपको ये है कि आपने क्या 3 साल के लिए डॉक्यूमेंट्स पिछले 3 साल के लगाने के पिछले पूरे 6 साल के डॉक्यूमेंट्स लगाने? यही सवाल है आपका? मेरा ख्याल है यही सवाल है आपका। चलें, देखिए, आपने जब डिस्क्रेशन लीव के लिए अप्लाई किया, खैर जब आपने अप्लाई किया तो आपने स्पाउस वीजा के लिए अप्लाई किया था, आपके सर्कमस्टांसेस को देखते हुए आपको डिस्क्रेशन लीव दी गई। आप जब इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करें, मुझे ये बताइए, क्या आपको कोई वाकई बड़ी प्रॉब्लम नजर आती है इस चीज में कि आप पिछले 3 साल के बजाय पिछले 6 साल के डॉक्यूमेंट्स लगा दें? कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती, क्योंकि पुरानी एप्लीकेशन आपने की थी, वो डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होंगे, उसके बाद नई एप्लीकेशन की, वो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे। अब जब आपने अप्लाई करना है, तो आपने उनको ये प्रूव करना है कि आपने थ्रू आउट ये 6 ईयर्स जो गुजारे हैं, ये आपने एक डिस्क्रेशन लीव के ऊपर गुजारे हैं, अपने इस रिलेशनशिप के साथ गुजारे हैं। अब अगर आपका रिलेशनशिप बीच में कहीं जाके खत्म भी हो गया, तब भी आपको इंडेफिनिट लीव मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा जरा प्रॉपर्ली उसको समझ के अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन मेन मोटी बात जो है वो ये कि आपने जो भी सारा टाइम गुजारा है इस डिस्क्रेशनरी लीव के ऊपर, वो जो 6 साल का टाइम बनता है, वो सारे टाइम का आप अगर एविडेंस लगा दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। वैसे आप अगर सिर्फ 3 साल का लगाएं तो उस पर भी बात बनती है। अगर आप सिर्फ इस चीज़ पे भी लगाएं कि जी मैंने कानूनी तौर पे 3 साल और 3 साल 6 साल डिस्क्रेशन लीव कंप्लीट कर ली है और अब ये मेरा टाइम बनता है इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करने के लिए, तो मुझे इंडेफिनिट लीव दी जाए, तो इवन दैट इज़ फाइन। लेकिन टेक्निकली मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जितनी रिक्वायरमेंट्स आप ज़्यादा पूरी कर सकें उतना ही बेहतर होता है। ऑलराइट सर, नाज़रीन, अब हमारे आज के प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी जगह से वो दोबारा मुलाकात होगी।
जिस तरह मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा, इंशाल्लाह इस दफ़ा मैनचेस्टर में थर्सडे को लोगों से मुलाकात होगी। आप मिलना चाहते हैं तो ज़रूर आ सकते हैं। अब मैं ख़ास तौर पे अपीलों के ऊपर जोर डालता हूँ और ख़ास तौर पे मैं जो बिज़नेस इमिग्रेशन के केसेस हैं, जो एप्लीकेशन, उसके ऊपर जोर डालता हूँ। और ह्यूमन राइट्स और यूरोप वाले तो केसेस चलते ही हैं, लेकिन वो जो चीज़ें हैं जहाँ पे लोग फंसे हुए हैं और बार बार वही चीज़ें चला रहे हैं, मैं आपको कोशिश करता हूँ इस चीज़ पे पुश करने के लिए कि आप उनसे निकल के कोई पॉजिटिव एप्लीकेशन करें। मेरा ईमेल एड्रेस आपके सामने आ रहा होगा। कोशिश मेरी रहती है कि मैं छोटे छोटे सवालों का जवाब जरूर दे दूं, फिर भी लोगों को शिकायत रहती है कि मैं सारे ईमेल्स का जवाब नहीं देता, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़ एंड गुड इवनिंग।